नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड की सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा की कसरत शुरू। चुनाव घोषणा पत्र के लिए जिलों में गठित होगी समितियां। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। देहरादून में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक। 2022 के चुनावों को लेकर हुआ मंथन। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे बोले, टिकटों को लेकर युवाओं को इस बार दी जाएगी प्राथमिकता। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के खनन का मामला। आप पार्टी ने लगाए मंत्री पर कई गंभीर आरोप। मंत्री की शह पर क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण को लेकर डीजीपी की पहल। गोरा शक्ति ऐप किया लॉन्च। लोकेशन ट्रेस के जरिए पुलिस करेगी तुरंत मदद। भारत नेपाल सीमा पर खुला बनबसा बॉर्डर। दोनों देशों के कारोबारियों की ओर से की गई पहल। 18 महीने से बंद थी भारतीय वाहनों की आवाजाही। कोविड की एसओपी का करना होगा पालन। चलिए अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की ओर सरकार ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में तीनों कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है और इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रणव झा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इस कानून की आवश्यकता नहीं थी तो ये रिफॉर्म होने चाहिए थे, लेकिन किसानों के फायदे के लिए, लेकिन उन्होंने पूंजीपतियों का फायदा किया है। झा ने बीजेपी को दुमुहे लोग बताया। हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने कांग्रेस प्रवक्ता प्रणव झा से सीधे ही बात की। इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता प्रणव झा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इवन टीवी पर। सर, आज जिस तरीके से मोदी कैबिनेट की जो बैठक हुई और उसमें ये प्रस्ताव कृषि कानून को वापस करने का प्रस्ताव वापस कर लिया गया है, इस पर प्रतिक्रिया क्या है आपकी? इसमें प्रतिक्रिया ये है कि इस कानून की आवश्यकता नहीं थी। रिफॉर्म होने चाहिए थे, पर रिफॉर्म जो है वो पूंजीपतियों के फायदे के लिए नहीं, किसानों के संरक्षण के लिए होने की आवश्यकता थी। आप ये देखिए, इन रिफॉर्म्स की वजह से 700 किसानों की शहादत हो गई, 700 परिवार उजड़ गए, लाखों हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कितने किसान पूरे देश से आंदोलित हुए, सड़कों पर उन्होंने रोष जाहिर किया और सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेगा। जब उन्हें करारी हार मिली उपचुनाव में और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें हार की संभावना दिखी, तब उन्होंने इनको वापस लिया। आज आवश्यक ये है कि किसानों का अधिकार संरक्षित हो। किसान की जो लागत है, जो उन्होंने घोषित किया था कि वो किसानों की आय दुगनी करेंगे अगले आने वाले साल में, अब तो बस 6 महीने भी नहीं बचे, अब तो 3 महीने बचे हैं। कैसे करेंगे किसानों की आय दुगनी? वो इस बाबत वो कानून बनाए, ये कानून बनाए कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किसानों को मिले, जिससे कि कम से कम किसान को आत्महत्या न करना पड़े। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो बिल है, ये जो कानून है, ये वापस हो जाएगा, और दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अभी वक्त की बात है, थोड़े वक्त बाद फिर ये कानून वापस आ जाएगा। इसमें आश्चर्य क्यों होता है आपको? ये दो मुँहे लोग हैं, ये करते हैं बात राम की, लेकिन आचरण जो है इनका मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह से बिल्कुल ही नहीं होता। प्रधानमंत्री जो है वही झूठ पे विश्वास करते हैं। वो खुद ही कहते हैं कि झूठ बोलते रहो, लोग झूठ को ही विश्वास करने लगेंगे। आप ये देखिए, उनके ही लोग, उनके नेता कह रहे हैं, तो शक कौन उत्पन्न कर रहा है? किसानों के मन में शक कौन उत्पन्न कर रहा है? और जिस दिन प्रधानमंत्री ने कहा, आज ऐसा पहला दफा हुआ इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिनको आम जनता जिनके ऊपर विश्वास नहीं करती। प्रधानमंत्री पद की गरिमा कहीं ना कहीं इनकी वजह से कम हुआ है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए थे कांग्रेस प्रवक्ता प्रणव झा। दिल्ली से ज्योति सिंह की रिपोर्ट, A1 टीवी न्यूज। भाजपा ने 2022 के चुनाव घोषणा पत्र को लेकर कसरत शुरू कर दी है। जी हां, देहरादून में घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर निशंक के अनुसार घोषणा पत्र समिति के सदस्य सभी सांगठनिक जिलों में जाकर प्रमुख मुद्दों का फीडबैक लेंगे। साथ ही सभी जिलों में घोषणा पत्र समितियां बनाई जाएगी। निशंक के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर हुई बैठक से समिति के सदस्य राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, बिशन सिंह चूफाल और शिक्षाविद डॉक्टर ओपी कुलश्रेष्ठ उपस्थित रहे। करीब 1.5 घंटे के मंथन में घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर गहनता से चर्चा हुई। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और रोजाना यहां पर नई नई एक्टिविटीज हो रही है। इसी को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की अध्यक्षता में ये बैठक रही। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत पार्टी के तमाम नेता भी उपस्थित रहे। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने बताया कि आगामी 2022 की रणनीति पर मंथन किया गया, विशेषकर उम्मीदवारों के चयन पर भी चर्चा हुई। प्राथमिक बैठक का उद्देश्य यही था कि किन आधार पर, क्योंकि ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और पिछले दिनों से मैं समझता हूँ 6 महीनों से ऑलरेडी विभिन्न सर्वे के माध्यम से वहाँ के इश्यूज, वहाँ के संबंधित उम्मीदवार, प्रोबेबल उम्मीदवार, यहाँ का सामाजिक समीकरण, राजनीतिक इश्यूज, हर विषयों के ऊपर में गंभीरता के साथ में अध्ययन पहले से ही शुरू है। आज के बैठक का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि आने वाले समय में समय सीमा के अंदर कितनी जल्दी हम निर्णय देकर और अपने उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं, उस चयन प्रक्रिया को आगे की गति देने के लिए आज की अल्मोड़ा जेल में एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जेल सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और इसी मामले में पुलिस कप्तान पंकज भट्ट ने बताया कि एसटीएफ की कार्रवाई के बाद इसकी विवेचना भी की जा रही है, जिसमें प्रदेश में बंद आजीवन कारावास काट रहे कैदी महिपाल से मोबाइल फोन, 2 हेडफोन समेत करीब 24,000 रुपए की नकदी बरामद की गई। साथ ही 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस मामले में गहन छानबीन की जा रही है। एसटीएफ द्वारा कल एक रेड की गई है अल्मोड़ा जेल में, जिसके आधार पर उनके द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें महिपाल और अंकित बिष्ट के खिलाफ ये मुकदमा है 116, 120B, 27 और 29 NDPS एक्ट के अंतर्गत इसकी विवेचना लोकल पुलिस द्वारा की जा रही है। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण में चल रहा खनन इस समय बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हरीश रावत के बाद अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी स्वामी यतीश्वरानंद पर अवैध खनन कराने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी के हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से प्रभारी नरेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि स्वामी यतीश्वरानंद की शह पर क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। प्रशासन भी कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति कर रहा है। अगर क्षेत्र में अवैध खनन बंद नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए बाजपुर तहसील कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने अध्यक्षता की। बैठक में 18 से 19 वर्ष के सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने और साथ ही वंचित मतदाताओं का नाम शामिल करने पर चर्चा हुई। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि 30 नवंबर तक मतदाता सूची के निरीक्षण का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर बैठक में सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि 1 जनवरी 2022 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले सभी युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएं।
1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इस समय स्पेशल समरी रिवीजन का कार्य चल रहा है, जिसमें जो 1 जनवरी 2022 के हर्ता तिथि के आधार पर नए वोटर से जो बनने हैं उनका नाम जोड़ा जाना है, उनके लिए फार्म 6 भरा जाना है। इसी तरीके से किसी की डेथ हो गई है या ट्रांसफ़र हो गए या डुप्लीकेसी हो गई है तो उनके लिए फार्म 7 और किसी भी अन्य किसी मतदाता के जिनके वोटर आईडी में करेक्शन है या वोटर लिस्ट में करेक्शन है उनके लिए फार्म 8 भरा जाना है। तो अभी हमारे 23 दिन हो चुके हैं। 23 दिन में हमारे ERO नेट के माध्यम से और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करीब 2500 तक फार्म भरे जा चुके। संयुक्त किसान मोर्चा के गाजीपुर बॉर्डर प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा डोईवाला के दौरे पर है, जहां किसानों और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया। साथ ही इस दौरान किसान नेता बाजवा ने किसानों के साथ में बैठक कर उनकी समस्याओं पर चर्चा भी की। साथ ही आगे किसान आंदोलन की रणनीति पर बोलते हुए कहा कि घोषणा के बाद तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वागत किया है, पर किसानों की कुछ समस्याएं हैं जिन्हें भी पूरा किया जाना चाहिए। देखिए, सरकार ने घोषणा की है, देश के प्रधानमंत्री ने, तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं और इसका स्वागत संयुक्त मोर्चा ने किया है। और इसके साथ साथ ही इस आंदोलन के दौरान जो कुछ विषय हैं, जैसे कि किसानों के ऊपर 50,000 किसानों के ऊपर लगभग मुकदमे दर्ज हो गए हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने कुछ क्लियर नहीं किया है। इसके साथ ही जो लखीमपुर खीरी कांड है, जिसमें हमारे 4 किसानों को और एक पत्रकार साथी को रौंद कर मार दिया गया भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के पुत्र द्वारा, वो अभी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। महिला सशक्तिकरण को मजबूत किए जाने के लिए उत्तराखंड डीजीपी ने गोरा शक्ति ऐप को लॉन्च किया है, जिसके जरिए महिलाओं पर हो रहे आपराधिक घटनाओं को कम किया जा सके। साथ ही इसको लेकर मंगलौर के सीईओ पंकज गैरोला ने स्कूल कॉलेज में छात्राओं को गोरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने इस पर बताया कि इस ऐप के माध्यम से आपके आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में पुलिस को जानकारी आप दे सकते हैं, जिससे आपकी लोकेशन को ट्रेस कर पुलिस की मदद से तुरंत वहां पहुंचा जा सकता है। छात्राओं ने इस ऐप को लेकर पुलिस का धन्यवाद किया। आज हमें गोरा शक्ति ऐप के बारे में बताया है हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने, और जो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। हम सबको साइबर क्राइम से बचने के लिए और बहुत सी जो क्राइम्स है उससे बचने के लिए लड़कियों को और महिलाओं को सबको बहुत ही जागरूक किया है। हमारे यहाँ पर मंगलौर के सीईओ सर आए और उन्होंने गोरा शक्ति योजना के बारे में हमारी कॉलेज के बच्चों को बताया। ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा और इसमें सीईओ सर ने बच्चियों की सुरक्षा के लिए उनको बहुत सारे मुद्दे बताए कि किस तरह से वो क्राइम से बच सकती हैं, अपनी सुरक्षा को किस तरह से कर सकती हैं। इस तरह से वो इस ऐप को डाउनलोड करके बहुत कहीं पर भी किसी भी टाइम पुलिस की नजर में रह सकती हैं और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच को लेकर चल सकती हैं। पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा गोरा शक्ति ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसमें महिला और कन्याओं के संबंध में सुरक्षा के संबंध में उनकी जानकारी दी गई, जिस ऐप का कैसे प्रयोग करना है। इसके अतिरिक्त जो है ट्रैफिक, ड्रग्स और जो उनके संग आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो उस संबंध को लेकर पूरा इंटरेक्शन रहा। तो वही उत्तराखंड सरकार अब लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कस रही है। जी हां, यही कार्य वहां किया जा रहा है, जिसमें लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कस रही है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा के सीएमओ डॉक्टर सविता हियांकी का तबादला भी किया गया और डॉक्टर RC पंत को नया सीएमओ बनाया गया है। बीते कोविड के समय से आपको बता दें कि डॉक्टर सविता हियांकी का कार्य धीमा ही रहा। साथ ही पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर पंत ने कहा कि जिले की सभी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से देखा जाएगा और जो भी खामियां होगी उन्हें तुरंत ठीक किया जाएगा। जिले में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं काफ़ी बेहतर हुई हैं और हम इस दिशा में प्रयास करेंगे कि और कैसे बेहतर किया जा सकता है। हालांकि चुनौतियां हैं, क्योंकि जो हमारे संसाधन हैं उसमें जो कमी होगी तो उसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। अभी हमारे जनपद में बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन चल रहा है या कोविड पे जो हमारे जो डायग्नोस्टिक चीज़ें चल रही हैं
बहुत बेहतरीन तरीके से हो। पिछले 18 महीने से बंद भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह से खोल दिया गया है। बुधवार से भारतीय पर्यटक बनबसा सीमा से भी अपने निजी वाहनों से नेपाल जा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोविड की एसओपी का पालन करना होगा। दोनों देशों के कारोबारियों की पहल पर नेपाल प्रशासन ने भंसार सुविधा को खोल दिया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने के बाद नेपाल सरकार ने भारत के साथ पैदल आवाजाही पहले ही खोल दी थी, लेकिन भारतीय वाहनों के नेपाल में प्रवेश पर रोक जारी थी। भारत सरकार की ओर से नेपाल के वाहन और नागरिक की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं थी। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर अविरल ग्रुप की ओर से वृहद स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर अनीता ने कहा कि नगर निगम की ओर से गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता के मिशन को लेकर भी निगम लगातार प्रयासरत है। सभी नगर निगम की पूरी टीम, अविरल की टीम, GIZ की टीम प्रत्येक दिन लोगों के घरों में जाके, प्रत्येक वार्डों में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो डस्टबिन आपको दो डस्टबिन हमने आपको दिए हैं, उनमें एक हरे रंग का है, एक नीले रंग का है। उसमें आप अपने घरों से कूड़े को पृथक करके दें। हरे रंग में गीला कूड़ा और नीले वाले में सूखा कूड़ा अलग अलग करके दें। और प्लास्टिक से पूरी तरह से नगर निगम ऋषिकेश ने आह्वान करा है एक कि प्लास्टिक मुक्त ये शहर है। जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान करा कि सिंगल यूज प्लास्टिक। देहरादून में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर दिशा निर्देश दे दिए। साथ ही इसी के तहत श्रीनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और चुनावों को लेकर दिशा निर्देश दिए। गणेश गोदियाल ने कहा कि जल्द ही उनके द्वारा गणेश आपके द्वार पत्र का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसे घर घर तक पहुंचाया जाएगा। मैं पहले के मुकाबले समय उतना नहीं दे पाऊंगा जितना पहले देता था, इसलिए कार्यकर्ताओं के सुझाव थे कि जूम मीटिंगों के माध्यम से यूथ कांग्रेस के हमारे जो जुड़े हुए छोटे हमारे साथी हैं, भाई हैं, उनसे हम बैठक कर सकते हैं। महिला कांग्रेस को मजबूत करने की बात सामने आई और मेरा एक पत्र गणेश आपके द्वार नाम से जो कुछ ही दिनों में हम उसको वितरित करेंगे। उत्तराखंड में रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब माधवपुर गांव में जूनियर हाई स्कूल की छात्रा को बाइक सवार युवक ने जोरदार टक्कर मार दी। ऐसे में छात्रा को स्कूल प्रबंधन सिविल हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां गुस्साए छात्रा के परिजनों ने टक्कर मारने वाले बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई कर दी। ऐसे में अस्पताल में भारी भीड़ को देखते हुए प्रबंधन के हाथ पैर फूल गए। ऐसे में दोनों पक्षों को समझाइश कर ये मामला शांत कराया गया। बासपुर की तहसील भवन में उत्तराखंड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ के पदाधिकारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक काम बंद कर हड़ताल जारी रखने की बात कही। उनका कहना है कि सरकार रजिस्ट्रार कानूनगो की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यह आंदोलन जारी रहेगा। सूत्रीय मांगे हैं। हम 1 नवंबर से जो है नियमित रूप से जो है हड़ताल पे हैं। पूरे प्रदेश में हड़ताल सभी तहसीलों में है और हमारा जो धरना प्रदर्शन है मूल रूप से जो है राज्य परिषद में चल रहा है। और जो 9 सूत्रीय मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग जो है कार्य बहिष्कार पर हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।